नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। बाइनरी सुपरमैसिव ब्लैक होल एक ऐसी प्रणाली में खोजा गया जो भविष्य में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने का क्षेत्र हो सकता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने प्रारूप राष्ट्रीय दिव्यांग जन नीति पर सुझाव आमंत्रित किए। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण पारगमन गलियारे का उपयोग करके रूसी माल को भारत में भेजना शुरू कर दिया। नियो बैंकों के ग्राहकों की संख्या में तेज वृद्धि के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने इन पर अपनी निगरानी बढ़ा दी। नए शोध में ये चेतावनी दी गई कि मुंबई 2 मिलीमीटर वार्षिक की दर से डूब रहा है। और कार्मिक शिकायत तथा लोक पेंशन मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन रिपोर्ट 2021 जारी की। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले इस अंक में बात करते हैं अंतरिक्ष क्षेत्र की। बाइनरी सुपरमैसिव ब्लैक होल एक ऐसी प्रणाली में खोजा गया है जो भविष्य में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने का क्षेत्र हो सकता है। बाइनरी सुपरमैसिव ब्लैक होल प्रणाली को गुरुत्वीय दृष्टि से लेंसीकृत ब्लेजर में खोजा गया है। निकट कक्षा वाले 2 ब्लैक होल से युक्त प्रणाली को बाइनरी सुपरमैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लेजर ब्रह्मांड में सर्वाधिक चमकदार और ऊर्जावान पिंडों में से एक है। गुरुत्वीय लेंसिंग एक परिघटना है। इसके अंतर्गत अधिक दूर से चमकने वाले प्रकाश को उसके स्रोत और प्रेक्षक के बीच आने वाले किसी पिंड के गुरुत्वाकर्षण द्वारा मोड़ दिया जाता है और अपनी ओर खींचा जाता है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना ज्यादा होता है कि प्रकाश भी उससे बच नहीं पाता है। ये तब घटित होता है जब कोई तारा अपने जीवन के अंतिम चरण में होता है। ब्लैक होल्स को कई श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला है टीनी ब्लैक होल। ये केवल एक परमाणु जितने छोटे होते हैं। दूसरा है तारकीय ब्लैक होल। ये सूर्य से 20 गुना ज्यादा द्रव्यमान वाले होते हैं। तीसरा है अत्यंत विशाल यानी सुपरमैसिव ब्लैक होल। ये एक साथ 10 लाख सूर्य से अधिक द्रव्यमान वाले होते हैं। वर्ष 2020 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार ब्लैक होल से संबंधित खोजों के लिए प्रदान किया गया था। बाइनरी सुपरमैसिव ब्लैक होल की खोज से भविष्य में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने में मदद मिलेगी। गुरुत्वाकर्षण तरंग स्पेस टाइम में उत्पन्न लहर के समान है। ये ब्रह्मांड में कुछ सर्वाधिक विध्वंसात्मक और ऊर्जावान प्रक्रियाओं की वजह से प्रकाश की गति से संचरण करती है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने वर्ष 1916 में अपने सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता पहली बार वर्ष 2015 में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी ने लगाया था। गुरुत्वाकर्षण तरंगों की उत्पत्ति की प्रक्रिया के तहत सबसे पहले एक तारे में विषम तरीके से विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहा जाता है, जिसके बाद 2 बड़े तारे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। फिर पिंड बड़ी तेज गति से गमन करते हैं और उसके बाद 2 ब्लैक होल्स एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं और इनका विलय हो जाता है। अगली खबर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने प्रारूप राष्ट्रीय दिव्यांग जन नीति पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। हाल ही के कई घटनाक्रमों की वजह से मौजूदा नीति में संशोधन जरूरी हो गया है। भारत ने दिव्यांगजन अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 पारित किया गया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या का 2.21% यानी कि लगभग 2 करोड़ 68 लाख लोग दिव्यांगता के किसी न किसी प्रकार से प्रभावित हैं। इस प्रारूप नीति का उद्देश्य ये है कि ये दिव्यांगता की रोकथाम के माध्यम से दिव्यांग जनों की संख्या को कम करेगा। बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, सुगम पहुंच और सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से दिव्यांग जनों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगा, अधिक समावेशी समाज का निर्माण करेगा। इस प्रारूप नीति में मुख्य प्रावधान है दिव्यांगता की रोकथाम पर व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। दिव्यांगता की शुरुआत में ही पहचान की जाएगी और विभिन्न उपायों के द्वारा इसे रोकने का प्रयास किया जाएगा। इसके तहत बच्चों में अधिकांश दिव्यांगता के 1/3 मामले को रोका जा सकता है यदि शुरुआत में ही इसका पता लगा लिया जाए। इस नीति के तहत बिना किसी परेशानी के दिव्यांगता का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। ये प्रमाण पत्र दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में शामिल की गई दिव्यांगताओं के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों को अनुमति देने या मान्यता प्रदान करते समय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुपालन का ध्यान रखना होगा। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए
लक्षित मिशन शुरू किया जाएगा। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का रोजगार पोर्टल और खेल केंद्र आरंभ किए जाएंगे। दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले निजी वाहनों में आवश्यक सुधार पर दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। दिव्यांग जनों के लिए आरंभ की गई प्रमुख पहलें हैं सुगम्य भारत अभियान, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र परियोजना। ये दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई। दिव्यांग जनों के शारीरिक सशक्तिकरण के लिए सहायक उपकरणों की खरीद या फिटिंग के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता योजना यानी ADIP शुरू की गई। शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए दिव्यांगजन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना शुरू की गई। इसके अलावा आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना आरंभ की गई और साथ ही दिव्यांग उद्यमियों को रियायती दर पर ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण पारगमन गलियारे का उपयोग करके रूसी माल को भारत में भेजना शुरू कर दिया है। INSTC एक मल्टी मॉडल परिवहन नेटवर्क है। इसका विचार पहली बार वर्ष 2000 में रूस, भारत और ईरान ने प्रस्तुत किया था। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच परिवहन सहयोग को बढ़ावा देना है। INSTC सर्वप्रथम हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के माध्यम से कैस्पियन सागर से जोड़ता है। इसके आगे ये रूस के माध्यम से सेंट पीटर्सबर्ग और उत्तरी यूरोप से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में इसके 13 सदस्य हैं: भारत, ईरान, रूस, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, तुर्की, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, यूक्रेन और सीरिया। भारत के लिए INSTC का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये भारत और रूस के बीच माल की परिवहन लागत को लगभग 30% तक कम करेगा। INSTC की वजह से भारत और रूस के बीच परिवहन में लगने वाले समय को स्वेज नहर के माध्यम से लगने वाले समय की तुलना में लगभग आधा कर देगा। ये गलियारा भारत को मध्य एशिया और उसके परे सुगम पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। इसके अलावा व्यापार और निवेश संपर्क का विस्तार करने में भी मदद करेगा। ये विशेष रूप से ऊर्जा कनेक्टिविटी के लिए मौजूदा व्यापारिक साझेदारों पर निर्भरता कम करेगा। यह आपूर्ति श्रृंखलाओं के फिर से व्यवस्थित होने से संभव होगा। इसे चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विरुद्ध भारतीय प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा जा रहा है। भारत को रूस और यूरोप से जोड़ने वाले अन्य प्रस्तावित गलियारे हैं चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा, ये भारत और रूस को जोड़ेगा। भारत का अरब भूमध्य सागरीय गलियारा यानी अरब मेड, ये यूनान के परेयस बंदरगाह और मध्य पूर्व के माध्यम से भारत को यूरोप की मुख्य भूमि से जोड़ेगा। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से है। नियो बैंक के ग्राहकों की संख्या में तेज वृद्धि होने की वजह से भारतीय रिजर्व बैंक ने इन पर अपनी निगरानी बढ़ा दी है। नियो बैंक केवल डिजिटल रूप से कार्य करने वाली एक फिनटेक कंपनी है। रेजरपे एक्स नियो बैंक का एक उदाहरण है। नियो बैंक के पास अपना स्वयं का बैंक लाइसेंस नहीं होता। ये बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए पारंपरिक बैंक के नेटवर्क की मदद लेते हैं। पारंपरिक बैंक एक सर्व माध्यम व्यवस्था का पालन करते हैं। इसका मतलब है कि ये भौतिक रूप से यानी शाखाओं और ATM के माध्यम से तथा डिजिटल बैंकिंग दोनों रूपों में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। वित्तीय सेवा क्षेत्र में उभरते तकनीकी नवाचारों का वर्णन करने के लिए फिनटेक शब्द का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। नियो बैंक ग्राहकों को व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठा रहे हैं और इस तरह से ये पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली को बाधित कर रहे हैं। ये वित्तीय सेवाओं को वर्तमान डिजिटल पीढ़ी की अपेक्षाओं को पूरा करने की हद तक सरल बना रहे हैं। नियो बैंक के कुछ प्रमुख लाभ हैं। ये सेवाओं के नवाचार और उन्हें ग्राहकों के अनुरूप होने का बढ़ावा देते हैं। ये छोटे बैंकों के लिए समान अवसर प्रदान करते हैं। ये वित्तीय समावेशन में वृद्धि करते हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि वे मुख्य रूप से खुदरा ग्राहकों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र जैसे अल्प सेवित समूहों की जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन नियो बैंक से संबंधित कई चुनौतियां या फिर कहें कि चिंताएं भी हैं, जैसे कि ये बहुत कम उत्पाद और सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके अलावा जिन उपभोक्ताओं को तकनीक का ज्ञान नहीं है, ये उनको सेवाएं नहीं दे पाते हैं। इन पर भारतीय रिजर्व बैंक का कोई प्रत्यक्ष विनियमन नहीं है। इनकी भौतिक शाखाएं नहीं होती, इसलिए ग्राहकों का इन पर कम विश्वास होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी दल ने सुझाव दिए हैं कि डिजिटल बैंकों या नियो बैंकों के संचालन को RBI के विनियमों के तहत लाया जाना चाहिए। केवल डिजिटल सेवा प्रदान करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ही प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और साथ ही डिजिटल बैंकों के लिए मूल सिद्धांत तैयार किए जाने चाहिए। तीसरा है, प्रचार माध्यमों में स्वयं को बैंकों के रूप में प्रस्तुत करने वाली ओवर द टॉप संस्थाओं को ऐसा करने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। चौथा है कि जो बैंक OTT संस्थाओं में भागीदार हैं, उन्हें अपने लिए परिचालन संहिता निर्धारित करनी होगी। पांचवा है, डिजिटल ऋणदाताओं द्वारा प्रायोगिक परियोजना चलाने के लिए RBI सैंडबॉक्स में एक श्रेणी होनी चाहिए।
नए शोध में ये चेतावनी दी गई है कि मुंबई 2 मिलीमीटर वार्षिक की दर से डूब रहा है। अनुसंधानकर्ताओं ने इंसार यानी कि इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक अपर्चर रडार डेटा का उपयोग करते हुए 99 देशों में अवतलन का विश्लेषण किया है। इस शोध के अनुसार चीन का तियानजिन विश्व में सबसे तेजी से डूबने वाला तटीय शहर होगा। इंसार भूमि विरूपण का मानचित्र प्राप्त करने की एक तकनीक है। इसके लिए परिक्रमा कर रहे उपग्रहों द्वारा ली गई पृथ्वी की सतह की रडार छवियों का उपयोग किया जाता है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन पर एक साथ कार्य कर रहे हैं। इस मिशन का लक्ष्य पृथ्वी की सतह में परिवर्तन का मापन करना है। भू अवतलन पृथ्वी की सतह के धीरे धीरे धंसने या अचानक डूब जाने को कहते हैं। ये पृथ्वी की सतह की उपसतही सामग्री के हटने या विस्थापन के कारण होता है। ये स्थानीय जल को प्रतिकूल रूप से बदल देता है और इससे बाढ़ आती है और सड़कों, रेलवे, दूरसंचार आदि जैसी नागरिक अवसंरचना को नुकसान पहुंचता है। भू अवतलन के कई कारण हैं, जैसे यदि अत्यधिक भूजल दोहन हो जाए या फिर प्राकृतिक आर्द्रभूमियों का विनाश हो जाए, भूमिगत अवसंरचना का विकास हो और खनन तथा पारिस्थितिकी संबंधी अन्य बाधाएं भू अवतलन के लिए जिम्मेदार हैं। ये मृदा के प्राकृतिक संघनन यानी कॉम्पैक्शन या धंसने की वजह से भी हो सकता है। मिट्टी के धंसने में शामिल है सिंक होल निर्माण, भूकंप या परमाफ्रॉस्ट का पिघलना आदि। अवतलन को नियंत्रित करने या रोकने के कई तरीके हैं। पंपिंग द्वारा जल निष्कर्षण को हतोत्साहित करना, भूमि की सतह से जलभृतों को कृत्रिम रूप से फिर से भरना, कुओं के माध्यम से जलभृतों में जल का रिसाव या फिर इन सभी तरीकों को संयुक्त रूप से अपनाना। इससे पहले केंद्रीय भूजल बोर्ड ने भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इसका उद्देश्य उत्तर भारत में भू अवतलन पर भूजल दोहन के प्रभाव का अध्ययन करना था। अगली खबर गवर्नेंस से संबंधित है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन रिपोर्ट 2021 जारी की। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने वर्ष 2019 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन का गठन किया था। इसका उद्देश्य ई गवर्नेंस सेवा वितरण की गहराई और प्रभावशीलता पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्रीय मंत्रालयों का आकलन करना है। ये एक द्विवार्षिक अध्ययन है। ये संबंधित सरकारों को नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण में सुधार करने में मदद करता है। साथ ही ये उन सर्वोत्तम प्रथाओं को भी साझा करता है जिन्हें देश भर में अपनाया जा सकता है। ई गवर्नेंस सरकार के सभी स्तरों पर सूचना और प्रौद्योगिकी का उपयोग है। ये नागरिकों, व्यवसायों और सरकार के अन्य अंगों के बीच परस्पर संबंधों में बदलाव लाने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन 2021 के मुख्य निष्कर्षों की बात करें तो इसमें वर्ष 2019 से देश के ई गवर्नेंस परिदृश्य में आए सुधारों के बारे में रेखांकित किया गया है। इसमें कहा गया है कि ई सेवा वितरण में वृद्धि हुई है। ई सेवाओं के वितरण के लिए एकीकृत या केंद्रीकृत पोर्टलों के उपयोग में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा आकलन में उपयोग किए जाने वाले सभी मानदंडों के अंकों में सुधार दर्ज किया गया है। साथ ही जिन ई सेवाओं का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है उनमें शामिल है वित्त, स्थानीय शासन और उपयोगिता आधारित सेवाएं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केरल का समग्र अनुपालन स्कोर सर्वाधिक है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में मेघालय एवं नागालैंड अग्रणी राज्य है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर सर्वोच्च स्थान पर है। इस आकलन रिपोर्ट में कुछ प्रमुख सिफारिशें भी की गई हैं, जैसे कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट सेवाओं पर अनिवार्य रूप से बल देना चाहिए। अभिशासन में एक रूपता के लिए मानकों को अपनाया जाना चाहिए। सुरक्षा और निजता की संरक्षा पर ध्यान देना चाहिए और नए युग की प्रौद्योगिकियों को अपनाया जाना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। भारत और यूरोपीय संघ सुरक्षा रक्षा परामर्श। ये भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने वाला पहला सुरक्षा और रक्षा परामर्श था और हिंद प्रशांत में विकसित हो रही सुरक्षा संबंधी स्थितियों को शामिल किया गया है। इसने भारत यूरोपीय संघ के संबंधों का उन्नयन किया है। इसके तहत साइबर सुरक्षा, आतंकवाद, समुद्री जागरूकता, स्थायी संरचित सहयोग में भारत की भागीदारी आदि मुद्दों पर परामर्श किया गया है। पेस्को को वर्ष 2017 में स्थापित किया गया था। ये यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच रक्षा सहयोग को गहन करने पर केंद्रित है। इसमें यूरोपीय संघ के 25 देश सदस्य हैं। इससे पहले दोनों पक्षों ने नियमित समुद्री सुरक्षा वार्ता की स्थापना की थी। साथ ही वर्ष 2021 में अदन की खाड़ी में प्रथम संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन भी किया था। क्षेत्रीय परिषदें। केंद्रीय गृह मंत्री ने पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की। क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा गठित सांविधिक निकाय है। क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य राज्यों,
केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि ये केवल विचार विमर्श और सलाहकारी निकाय है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने देश को 5 क्षेत्रों उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी में विभाजित किया है। साथ ही प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की है। क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इसके अन्य सदस्य होते हैं संबंधित परिषद में प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री और 2 अन्य मंत्री, और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक इसमें शामिल होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। हाल ही में यूरोपीय आयोग ने IFSCA द्वारा पर्यवेक्षित सेंट्रल काउंटर पार्टीज को एक्विवेलेंस स्टेटस का दर्जा प्रदान किया है। CCP यानी सेंट्रल काउंटर पार्टीज एक या एक से अधिक बाजारों में व्यापार किए गए अनुबंधों के प्रतिपक्षकारों के बीच स्वयं को अंतः स्थापित कर लेते हैं। ये प्रत्येक विक्रेता के लिए खरीदार और प्रत्येक खरीदार के लिए विक्रेता बन जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है। इसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम 2019 के तहत स्थापित किया गया था। IFSCA भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास और विनियमन के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण है। IFSCA की स्थापना से पहले भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के कार्यों को विनियमित करते थे। भारत में जीवन प्रत्याशा 2 वर्ष बढ़ी। नमूना पंजीकरण प्रणाली के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2015 से लेकर 19 की अवधि में जन्म के समय भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़कर 69.7 वर्ष हो गई है। वर्तमान में अनुमानित वैश्विक औसत 72.6 वर्ष है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को एक संभावना के रूप में इस तरह से परिभाषित किया जाता है कि यदि वर्तमान मृत्यु दर में परिवर्तन नहीं होता है तो एक नवजात के औसतन कितने समय तक जीवित रहने की आशा की जा सकती है। इसमें शीर्ष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली, यहाँ की जीवन प्रत्याशा 75.9 है। केरल, यहाँ की जीवन प्रत्याशा 75.2 है और जम्मू कश्मीर की 74.2 है। वहीं सबसे कम जीवन प्रत्याशा वाले राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों की बात करें तो छत्तीसगढ़ की जीवन प्रत्याशा सबसे कम है, 65.3 है। उत्तर प्रदेश में 65.6 है और मध्य प्रदेश में 67 है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा प्रणाली को नागरिकों और विधान मंडलों के सदस्यों के उपयोग के लिए विकसित किया गया है। इसमें विधायी निकायों से संबंधित सभी कार्यों और डेटा को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। ई विधान को नेवा के रूप में दोबारा नामित किया गया है। संसदीय कार्य मंत्रालय नेवा को शुरू करने के लिए नोडल मंत्रालय है। नेवा का लक्ष्य देश की सभी विधायिकाओं को एक मंच पर लाना है ताकि विशाल डेटा डिपॉजिटरी का निर्माण किया जा सके। ये विभिन्न राज्य विधानसभाओं से संबंधित सूचनाओं को सुव्यवस्थित करने और दिन प्रतिदिन के कामकाज में कागज के उपयोग को समाप्त करने में भी मदद करेगा। रामसे हंट सिंड्रोम ये स्नायु विज्ञान विषयक यानी न्यूरोलॉजिकल विकार है। ये वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस की वजह से होता है। इस रोग में संक्रमित व्यक्ति के चेहरे की गतिविधियों में शामिल तंत्रिकाओं में सूजन आ जाती है, विशेषकर 7वीं कपाल तंत्रिका में। जब तंत्रिकाओं में सूजन आ जाती है तो वे कार्य करने की अपनी परंपरागत क्षमता को खो देती हैं। इससे अस्थायी रूप से चेहरे का लकवा या पक्षाघात हो जाता है। ये रोग संक्रामक नहीं है लेकिन प्रतिवर्ती यानी रिवर्सिबल प्रकृति का है, यानी कि इसके लक्षणों का उपचार किया जा सकता है। वेरिसेला जोस्टर वायरस वही वायरस है जो चिकन पॉक्स और दाद का कारण बनता है। ये किसी व्यक्ति के शरीर में निष्क्रिय अवस्था में रह सकता है और तंत्रिकाओं पर हमला करने के लिए फिर से सक्रिय हो सकता है। डायनासोर का असामान्य अंडा मिला। दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम ने जीवाश्म डायनासोर के अंडे की खोज की है। इसमें एक अंडे के भीतर एक अंडा मिला। हालांकि एक अंडे के भीतर दूसरे अंडे का पाया जाना एक दुर्लभ घटना है, लेकिन अब तक ऐसा केवल पक्षियों के अंडों में ही देखने को मिला है। सरीसृपों के संदर्भ में ऐसी घटना कभी देखने को नहीं मिली है। ये अंडा मध्य प्रदेश के धार जिले में मिला है। ये टाइटानोसोर सोरोपॉड का अंडा है। सोरोपॉड कुल के डायनासोर भूमि पर पाए जाने वाले अब तक के सबसे बड़े जानवरों में से थे। इन जीवों के जीवाश्म गुजरात, मध्य प्रदेश और मेघालय में पाए गए हैं। भारतीय माउस डियर चित्तीदार शेवरटन ये देश का सबसे छोटा जंगली हिरण है।
इसका रूप हिरण, चूहे और सूअर का एक अनूठा मिश्रण है। ये पूरी तरह से रात्रिचर है। ये भारत, श्रीलंका और संभवतः नेपाल में पाया जाता है। ये अक्सर सदाबहार, अर्ध सदाबहार और पर्णपाती वनों में तथा घास के मैदानों और व्यावसायिक बागानों में पाया जाता है। IUCN में इसकी स्थिति लीस्ट कंसर्न की है। इसे पर्यावरण विनाश और अवैध शिकार से खतरा है। ब्रह्मोस। वर्ष 2001 के बाद से ब्रह्मोस को कई बार अपग्रेड किया गया है। ब्रह्मोस ठोस प्रणोदक बूस्टर इंजन से युक्त है। ये वायु से सतह पर मार करने में सक्षम है। ये 2 चरणों वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम है। इसका नाम ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा नदियों से लिया गया है। ये दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर कार्य करती है। इसे भूमि, समुद्र और हवा से सतह और समुद्र आधारित लक्ष्यों के विरुद्ध लॉन्च किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता को 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 350 से 400 किलोमीटर कर दिया गया है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। ताजिकिस्तान, यहाँ की राजधानी दुशांबे है। हाल ही में भारतीय दूत ने बुख्तार में भारत ताजिकिस्तान मैत्री अस्पताल को ताजिकिस्तान को सौंप दिया है। ताजिकिस्तान एक स्थलरुद्ध मध्य एशियाई देश है। ये किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। ताजिकिस्तान की 93% भूमि पहाड़ी है। पामीर पर्वत दुनिया की छत उच्च एशिया का हिस्सा है। ताजिकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है कुलई इस्मोइली सोमोनी। यहाँ की मुख्य नदियां हैं अमू दरिया, सीर दरिया और वाशक। यहाँ के मुख्य ग्लेशियर हैं फेडचेंको ग्लेशियर। ये विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय ग्लेशियर है। और आइए बात करते हैं मंगोलिया की। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। भारत ने मंगोलियाई बौद्ध पूर्णिमा के उत्सव के लिए बुद्ध के पवित्र अवशेष भेजे हैं। मंगोलिया को अनंत नीले आकाश की भूमि यानी लैंड ऑफ एटर्नल ब्लू स्काई और घोड़े की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। मंगोलिया एक स्थलरुद्ध पूर्वी एशियाई देश है। ये उत्तर में रूस और दक्षिण में चीन से घिरा हुआ है। मंगोलिया का उच्चतम बिंदु है नयारा मदलिन ओरगिल। यहाँ की सबसे बड़ी झील है होव्सगोई नूरो और यहाँ की सबसे लंबी नदी है ओरखोन नदी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है, इसलिए एहतियात बरतिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक्स फॉर लिसनिंग।